डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉब्लम का इलाज ये होना चाहिए, असल बीमारी कुछ और निकलती है। मनी ब्लॉकेज, नुकसान, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, बसें हैं, कई सारे टेम्पू हैं, कई सारे ट्रक हैं, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस। बिल्डिंग मटेरियल का काम किया करते थे, हैवी मशीन्स को भी किराए पे दिया करते थे। बहुत बड़ा गैराज था और उनको ठीक किया जा सकता था। मेरे पास हैवी मशीनरी भी है, मेरे पास बड़े बड़े ट्रक हैं, मेरे पास बसेस, ट्रक, टेम्पू। उसमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कहीं की कुंडली बिल्कुल साफ़ है, आपका ऑरा बिल्कुल साफ़ है। इस तरह से तो आपके पास लाइफ में कुछ भी नहीं निकलने वाला। इसे दलदल से निकालिए, वास्तु चेक किया जाए कि शायद तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी से भी अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने वेयरहाउस का, अपने गैराज का, कहीं का भी कोई वास्तु चेक नहीं कराया। वहाँ का वास्तु में कई सारी प्रॉब्लम, जहाँ पर ज़मीन भारी होनी चाहिए वहाँ हल्की थी, जहाँ पर आपको गड्ढा नहीं होना चाहिए वहाँ गड्ढा था। उन्होंने वो चेंजेस करने के लिए स्ट्रेट अवे बोल दिया। प्रॉफिट में से अपने लोन को चुका पा रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो न केवल बीमारी लेके जाते हैं बल्कि उसका इलाज पहले से सोच के जाते हैं कि मेरी इस प्रॉब्लम का इलाज ये होना चाहिए, यही करेगा डॉक्टर। एक डॉक्टर जो है वो मेरे हिसाब से ही इलाज करेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सोच के जाते हैं बट असल में वो इलाज होता ही नहीं, क्योंकि असल बीमारी कुछ और निकलती है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक सज्जन मेरे पास हरियाणा में एक जगह है सफ़ेदों, वहाँ से आते हैं और मुझे बताते हैं कि उन्हें अपना पास्ट लाइफ करवाना है, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करवाना है। क्यों? क्योंकि उनकी मनी ब्लॉकेज है, उन्हें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। यानी देखिए उनकी प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम है मनी ब्लॉकेज, नुकसान, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस। और उसका इलाज उन्होंने क्या सोचा? उसका इलाज उन्होंने सोचा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन। तो वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम लेकर आए और खुद ही अपना सोल्यूशन भी लेकर आए। उनका कहना था कि उनका एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जिसमें कि उनके पास कई सारी बसें हैं, कई सारे टेम्पू हैं, कई सारे ट्रक हैं, यानी कि बहुत बड़ा बिजनेस था उनका ट्रांसपोर्टेशन का। न केवल ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था बल्कि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था। इसकी वजह से उनके हरियाणा के अंदर कई सारे स्टोर थे जहाँ पर कि वो बिल्डिंग मटीरियल का काम किया करते थे। बिल्डिंग मटीरियल कैसा? जैसे कि रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट, लोहा, गाटर, ऐसी कई सारी चीज़ें। ना केवल इन बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे बल्कि हैवी मशीन्स को भी किराए पे दिया करते थे, जैसे कि जेसीबी हो गई या फिर और भी कुछ मशीन्स होती हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत काम की होती हैं। अब क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम था तो इसीलिए उन्होंने एक गैराज भी खोल रखा था। बहुत बड़ा गैराज था जिसमें कि कई सारी गाड़ियाँ सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पर पार्क हो सकती थी और उनको ठीक किया जा सकता था। ये गैराज खोलने की मोटिवेशन उन्हें कहाँ से आती है? अपने नुकसान से। कैसा नुकसान? क्योंकि उनकी खुद की बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो इसलिए आए दिन कोई ना कोई मेंटेनेंस का काम आता रहता था। तो उन्होंने सोचा कि जबकि मेरा काम ही यही है, मेरा काम ही ट्रांसपोर्टेशन का है, मेरे पास हैवी मशीनरी भी है, मेरे पास बड़े बड़े ट्रक हैं, मेरे पास बसेस हैं, क्या कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिर क्यों ना मैं अपना खुद का गैराज खोलूं। इसलिए उन्होंने कई सारे मैकेनिक्स रखे हुए थे, कई सारे हेल्पर रखे हुए थे। एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बनाया हुआ था जहां पर कि गैराज के तौर पर कई सारी गाड़ियां आती थी। सिर्फ उनकी गाड़ियां नहीं आती थी बल्कि बाहर से गाड़ियां भी आती थी ठीक होने के लिए। यानी कि कितने उनके काम हो गए ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें कि अलग अलग फील्ड के काम थे, बसेस, ट्रक, टेम्पू। उसके अलावा उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, जिसकी दुकान एक सफ़ेदों में नहीं थी बल्कि वो हरियाणा के कई सारे शहरों में थी। इसके अलावा हैवी मशीनरी का काम, और न केवल ये बल्कि गैराजेस का काम। अब आए दिन उनके साथ क्या होता था कि कोई ना कोई बस ख़राब है, कोई ना कोई ट्रक ख़राब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती जा रही है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई
ब्रेक फेल हो गई, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, किसी गाड़ी का इंजन बैठ गया, किसी का क्लच ख़राब है, किसी का गियर बॉक्स ख़राब है। यानी कि इस बात की कोई लिमिट ही नहीं थी कि नुकसान किस तरह का हो रहा है, किस तरह से खर्चे हो रहे हैं। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ उन गाड़ियों के बिज़नेस की बातें। न जाने बिल्डिंग मटेरियल में और क्या क्या नुकसान होते थे और क्या क्या होता था। कभी जेसीबी ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी ड्राइवर नहीं आया, कभी ऑपरेटर नहीं आया, तो ऐसा कुछ ना कुछ उनका नुकसान चलता ही रहता था। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि बहुत बड़ा बिजनेस लोन लिया और उसके बाद उन्होंने अपने कई सारे व्हीकल्स, जैसे कि कोई बस अगर थोड़ी पुरानी हो गई है, बार बार तंग कर रही है, तो उसे रिप्लेस कर दिया, पुरानी बस बेच दी, नई बस ले ली। उसके लिए कई लोन्स उठाए, बिज़नेस लोन उठाए, उसके अलावा उन्होंने कमर्शियल गाड़ियों का लोन उठाया, न जाने क्या क्या किया उन्होंने। वो सिर्फ ये चाहते थे कि उनकी हेडेक कम से कम हो, उनके खर्चे कम हो, उनको हर वक्त की मानसिक परेशानी ना हो और कहीं ना कहीं पैसा उनके पास रुकना शुरू हो। इसके लिए सर्कस को घुमाने के लिए कभी वो कमेटियां डालते थे, कभी वो लोन उठाते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। न जाने कितने ही जतन कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं वो नुकसान में ही जाते जा रहे थे। उनका कहना था कि बाहरी दुनिया को तो कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या चल रहा है, पर हाँ, असल में उनके साथ ये हो रहा था कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो ये सब कुछ उनके साथ चल रहा था। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने अपने कई सारे पॉडकास्ट और कई सारे वीडियोस में बताया कि जब कभी भी मेरे पास कोई आता है, अपनी परेशानी लेके आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उनका हॉरोस्कोप चेक करूँ, उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक करूँ, देखूँ कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो क्या पता वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली हो, कोई टेन्योर होगा, कोई टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि उसे बेनिफिट मिल सके। पर जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मालूम पड़ा कि ऐसा तो उनकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। उनकी कुंडली अबव एवरेज कुंडली थी। बात को समझिए, कुंडलियाँ 3 तरह की होती हैं, एक एवरेज, एक बिलो एवरेज, एक अबव एवरेज। तो उनकी जो कुंडली थी वो अबव एवरेज थी। और साथ ही साथ जब मैं उनकी कुंडली देख रहा था तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये कह रहे थे कि भाई साहब, मैं कुंडलियों पे विश्वास नहीं करता। न जाने आज तक मैं कितने ही एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुका हूँ, कितनी ही पूजाएं करा चुका हूँ, कितने ही उपाय कर चुका हूँ, कितनी रेमेडीज कर चुका हूँ, और न जाने कौन से मुझे रत्न भी पहना दिए गए हैं, कई स्टोन पहना दिए गए हैं, पर मुझे इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अब किसी भी वजह से कोई और ऐसा खर्चा नहीं करना आता। मैं तो ये सोच के आया हूँ कि अगर कुछ निकलेगा तो पास लाइफ से निकलेगा। ज़रूर मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा जिस वजह से ऐसा हो रहा है। पर आप एक बात को समझिए, कुंडली और पास लाइफ में एक बहुत गहरा रिश्ता है। कैसे? अगर आपकी कुंडली कह रही है कि आपकी शादी होगी और इस उम्र में होगी और इतने बच्चे होंगे, तो इसका मतलब आपको क्या मिलने वाला है ये उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर अगर उसी कुंडली में ये लिखा गया है कि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, ये तो है, पर आपका अपनी धर्मपत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है, या फिर आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, या आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं फिजिकली वीक हो सकते हैं, तो ये भी आपको मिलने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं शरीर के रूप में आपको परेशानियां मिलने वाली हैं। तो जो जो मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है और किससे आप वंचित होंगे, ये तो आपकी कुंडली में है। पर वो सब कुछ आपकी कुंडली में क्यों है? ऐसा क्या किया था? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या था, तो वो हम जानते हैं पास्ट लाइफ से। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी कुंडली में यस या नो है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसका सीधा संबंध आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पर ऐसा क्या हो, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक इंसान जिसकी कुंडली अबव एवरेज है, जिसमें कि मनी ब्लॉकेज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही, ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कि उसका मनी ब्लॉकेज होता है? अगर ऐसा उसकी कुंडली में कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ नहीं निकलने वाला। तो यही बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मैंने उनका ऑरा भी चेक किया। क्यों चेक किया? उसका कारण ये था
कि मैं ये देखना चाहता था कि कहीं उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कहीं किसी का कुछ किया कराया तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि मैं दुनिया की नज़रों में बहुत अमीर हूँ, बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, पर ये तो मैं अंदर से जानता हूँ कि मैं बहुत कम होता जा रहा हूँ, क्योंकि आमदनी मेरी 98 है तो खर्चा रुपया है। बार बार मुझे कमेटियाँ डालनी पड़ती हैं, नई नई कमेटियाँ डालता हूँ, कि नई नई कमेटियाँ उठाता हूँ, नए से नए लोन ले रहा हूँ, कैसे मैं अपनी टोपियों को घुमा रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। अगर ऐसा सब कुछ है तो क्यों है, कुंडली में तो ऐसा नहीं है। तो यही सब जानने के लिए हमने उनका ऑरा भी चेक किया। अब ऑरा में थोड़ा सा ऑरा खराब आया। क्यों खराब आया? उसका ऑरा इसलिए खराब आया क्योंकि वहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर उनको जो लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह से उनके हार्ट चक्रा पे दबाव पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, किसी के साथ इतनी परेशानियाँ होंगी तो दिल में तो हमेशा धक धक चलती रहेगी ना, कि मुझे उसका भी पैसा देना है, मुझे उसका भी पैसा देना है, फलानी डेट आ रही है तो इस डेट को मुझे इसको पैसे देने हैं, अब मुझे ये खर्चा आ गया, अभी 2 मिनट मैं खुश हुआ था तो थोड़ी देर में फिर एक नया खर्चा आ गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, किसी गाड़ी को कुछ हो गया, कहीं कोई और नुकसान, कहीं कुछ और नुकसान। तो हर वक्त अगर ऐसा चलता ही जा रहा है तो आपके चक्रास डेफिनेटली डिसबैलेंस होंगे, पर उसमें कोई भी और नेगेटिव एनर्जी नहीं आई। हाँ, चक्रास डिसबैलेंस आए पर उसके साथ और कुछ नहीं आया, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आई। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब मैंने उनको समझाया कि भाई साहब आपकी कुंडली बिल्कुल साफ़ है, आपका ऑरा बिल्कुल साफ़ है, इस तरह से तो आपके पास्ट लाइफ में कुछ भी नहीं निकलने वाला का, जो आप रूट कॉज जानने आए हैं ऐसा कुछ भी आपकी पास्ट लाइफ से निकलेगा, मुझे तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बता सकता था मैंने बताया, पर वो अपनी बात पे अटल थे। वो उनका कहना यही था कि नहीं, मुझे जानना है कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए और मेरा सेशन कीजिए। ठीक है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी अपनी पास्ट लाइफ जान सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने उनका पास्ट लाइफ कर दिया, क्योंकि वो एडमेंट थे कि मेरा पास्ट लाइफ देखा जाए। जब उनका आगे पास्ट लाइफ किया गया तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। ऐसा नहीं कि वो पास्ट लाइफ देख नहीं पाए, बल्कि जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा तो उसमें जो वो सवाल लेकर गए थे उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो सवाल बेमानी था। ऐसे वो कोई कर्म लेके ही नहीं आए थे जिसकी वजह से उनको मनी ब्लॉकेज होती, और ये चीज़ तो उनकी कुंडली में भी नज़र आ रही थी। इसी वजह से जब उनको मैं पास्ट लाइफ में लेके गया तो उन्होंने अपना वो जीवन देखा जिसमें वो एक गोरिल्ला थे। जी हाँ, वो एक गोरिल्ला के रूप में अपने आप को देख रहे थे, अपने आप को जंगल में देख रहे थे, अपने परिवार को ज़रूर देखा उन्होंने वहाँ पर जो भी काम किए, जैसी ऐसी हरकतें की, कभी पेड़ पर चढ़ जाना, कभी कुछ करना, जो भी गोरिल्ला कर सकता है वो सब कुछ उन्होंने देखा। कुछ समय तक अपने आप को उस गोरिल्ला के जीवन में एक्सप्लोर करने के बाद जब उनसे मैंने पूछा कि क्या अब मैं आपको वापस लेकर आऊं, तो उनका जवाब हाँ था। वो वापस आए और आने के बाद वो समझ गए कि ये बात तो क्लियर थी, ये बात मैंने उन्हें पहले ही बता दी थी। उन्हें कोई शौक नहीं लगा था, वो बैलेंस थे, वो समझ रहे थे कि हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैं उनको बताना चाहता था वही हुआ। तो इस वजह से अब वो मेरी बात सुनने को तैयार हुए, मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हुए, और मुझे बस इतना कह रहे थे कि भाई साहब, अगर मेरी पास्ट लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हॉरोस्कोप में कोई परेशानी नहीं है, मेरा ऑरा ठीक है, तो परेशानी और कहाँ हो सकती है, मुझे कुछ भी करके इस दलदल से निकालिए। इसके बाद हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, क्योंकि वो अकेले नहीं आए थे, उनके और भी सगे संबंधी आए थे, उनके घर वाले आए थे। तो कई सारी बातें करने के बाद हमारा निष्कर्ष ये निकला, क्यों ना उनके घर का वास्तु चेक किया जाए। अब जैसे ही वास्तु की बात हुई तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि वास्तु चेक करने के लिए आप बाद में नहीं आएंगे, आप अभी के अभी मेरे साथ चलेंगे। मैं उन्हें कहता रहा कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ या फिर वीकेंड में आ जाता हूँ, पर वो मानने को राज़ी ही नहीं। उनका सीधा सीधा कहना था कि मैं ही आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको आज ही रात तक वापस भिजवा भी दूँगा, पर आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए।
अब उनके पास 3-4 गाड़ियाँ थी, तो उनमें से वो अपनी गाड़ी में बिठा के मुझे ले गए। जितनी भी हम बातें कर सकते थे हमने बातें की, और कहीं ना कहीं मुझे अब ये लग रहा था कि शायद तीर निशाने पर लगा है, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी से भी अपने घर का, अपनी फैक्ट्री का, अपने वेयरहाउस का, अपने गैराज का, कहीं का भी कोई वास्तु चेक नहीं कराया था। इतना भी मैंने उनको कह दिया कि भाई साहब, आप मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल चढ़ने को तैयार हूँ, पर ये मत कीजिएगा कि आप मुझे कहें कि मेरे साथ रोहतक भी चलो, मेरे साथ फतेहाबाद भी चलो, मेरे साथ सोनीपत भी चलो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि उनके हरियाणा में कई शहरों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल के शोरूम्स थे। तो मैं हर जगह तो नहीं जा सकता हूँ, पर हाँ, अगर आप मुझे सफ़ीदों लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या हम जान पाते हैं। अब जब हम वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो मेरे को लेके जाते हैं अपने ट्रांसपोर्ट हब, यानी कि अपने उस वेयर हाउस में जहाँ पर कि उनका ऑफिस था, उनकी बसेस का ऑफिस था, उनके ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स का ऑफिस था, और साथ ही साथ उनका वेयर हाउस। जब हम वहाँ जाते हैं, अपनी छानबीन शुरू करते हैं, तो जानने को मिलता है कि वहाँ का वास्तु में कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो गलत हो रखी थी। जहाँ पर ज़मीन भारी होनी चाहिए वहाँ हल्की थी, जहाँ पर आपको गड्ढा नहीं होना चाहिए वहाँ गड्ढा था, जहाँ पर बोर नहीं किया होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर ज़मीन खोद कर वहाँ से पानी नहीं निकाला होना चाहिए वहाँ पर पानी निकाला गया था। यानी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो गड़बड़ थी। जितनी चीज़ों के जो रेमेडीज़ मैंने उनको बताई, उन्होंने वो सब कुछ नोट किया, सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दिया और जल्द से जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। उसी वक्त उन्होंने अपने एक ठेकेदार को बुलाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी था, तो ठेकेदार को बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। जो मैं चीज़ें उनको बता रहा था, वो चीज़ें जो जितनी फिजिबल थी, उन्होंने वो चेंजेस करने के लिए स्ट्रेट अवे बोल दिया, और उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब चेंजेस चाहिए। अब कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता था, तो वहाँ के लिए जो मैं उन्हें रेमेडीज़ बता सकता था या फिर जो सामान रखने के लिए कह सकता था, मैंने वो बताए। और उसके बाद कुछ समय लगाने के बाद उनके गैराज, उनका घर, उनकी फैक्ट्री, उनकी जहाँ पर उन्होंने मेरे को कहा, उनका घर का कहा, हर जगह पे विज़िट करने के बाद, रेमेडीज़ बताने के बाद, चेंजेस बताने के बाद, उन्होंने उस रात मुझे वापस अपनी गाड़ी में भेज दिया। अब यहाँ तक सब कुछ हो गया, तो उसके बाद वो हर 15 दिन में मुझे कुछ ना कुछ फ़ोन करके बताते थे। कभी मुझे बता रहे हैं कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, कुछ चीज़ें बेटर हो गई हैं। जैसे अब एक्सीडेंट्स, पहले 15 दिन में कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, जबकि उनका कहना ये था कि पहले तो खड़ी गाड़ियों के शीशे तक क्रैक कर जाते थे। तो सोच के देखिए, खड़ी बस का अगर शीशा क्रैक कर रहा है और वहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट होना रुक गया है, कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल लॉस होना रुक गया है, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा ही होगा ना। अगले 15 दिन में उन्होंने बताया कि अब इन 15 दिनों के अंदर अंदर जैसे उनकी गाड़ियाँ गैराज पे जाया करती थी, उससे आधी गाड़ियाँ ही अभी उनकी गैराज में गई हैं, और वो भी माइनर कामों के लिए या फिर सर्विसिंग के लिए गई हैं। यानी कि कोई मेजर काम नहीं निकला। कभी तो उनका कहना था कि मेरे पास तो कभी कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जो 3 महीने से ज़्यादा एक्सेल चला जाए। कभी क्लच की प्रॉब्लम, कभी गियर की प्रॉब्लम, इतने बड़े प्रॉब्लम्स होती थी जैसे मानो कि सब कुछ ही मशीन पूरी खोलनी पड़ेगी। पर वो उनका कहना था कि जो गाड़ियाँ भी हमारे गैराज में गई, वो सिर्फ अपने टेन्योर के हिसाब से सर्विस होने के लिए गई थी, और कुछ कराने नहीं गई थी या कुछ वॉशिंग के लिए गई थी। तो वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है, जो चीज़ आप चलाओगे उसे साफ़ तो करोगे। उसके कुछ समय तक वो रेगुलर बेसिस पे मुझे कॉल करके बताते थे कि अब मुझे ये बेनिफिट हो गया, अब मुझे ये बेनिफिट हो गया, ये चीज़ें सुधर गई हैं, ये चीज़ें सुधर गई हैं। ऐसा करते करते तकरीबन 6 से 7 महीनों के अंतराल के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके अंदर काफ़ी फ़र्क आ गया है। जैसे वो पहले कहते थे आमदनी 98, खर्चा रुपया, अब उनका कहना ये था कि आमदनी 1 रुपया तो खर्चा 80 पैसे। यानी कि अब वो प्लस में आ चुके थे, माइनस से निकल के प्लस में आ चुके थे, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अपने लोन्स को भी चुका पा रहे थे, प्रॉफिट में से अपने लोन्स को चुका पा रहे थे, अपनी कमेटियाँ बिना और नया कर्जा उठाए भर पा रहे थे, अपनी जेब से भर पा रहे थे। तो इस बात के लिए वो बहुत शुक्रगुजार थे, और साथ ही साथ बहुत खुश थे
कि कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी अब पटरी पर चल पड़ी है। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि आने वाले कुछ महीनों या फिर हो सकता है कुछ सालों के अंदर वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इस बात के लिए मेरे को बहुत सराहा कि मैं जो जैसे उनकी हेल्प करना चाह रहा था या फिर जैसे जैसे उनको बता रहा था कि आपके पास लाइफ से कुछ नहीं निकलने वाला, आपको ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है ये हो वो हो। मैंने हर तरह से जो उनको डायग्नोज करने की कोशिश की, जो उन्हें समय दिया। उनका कहना ये था कि आज तक किसी ने इतना मुझे समय नहीं दिया, मुझे अगर कुछ दिया तो सिर्फ रेमेडीज़ के नाम पर खर्चा ही खर्चा दिया। यानी मैं पहले से ही कमर तक डूबा हुआ था और मुझे डुबा दिया गया, सिर्फ बहुत महंगे महंगे रेमेडीज़ बताकर, खर्चे बताकर, महंगी महंगी पूजाएं कराकर, महंगे महंगे रत्न पहनाकर। और मज़े वाली बात यह है कि जितने भी उन्होंने अंगूठियां पहन रखी थी, ज़्यादातर वो अंगूठियां उनको नहीं पहननी थी, उनका अभी समय ही नहीं आया था या फिर वो समय जा चुका था। इसीलिए जहां उनके दोनों हाथों में मिलाकर 5 अंगूठियां थी, अब उनके हाथ में सिर्फ 1 अंगूठी रह गई थी। बाकी 4 अंगूठियां उनसे मैंने उतरवा दी थी। न केवल उनकी बल्कि उनके सारे परिवार की, हर किसी की जब कुंडली देखी गई तो ज़्यादातर अंगूठियां उतार दी गई थी। और उन जिन अंगूठियों को आने वाले 15 साल के बाद या 6 साल के बाद पहनना चाहिए था, वो मैंने उनको टाइम पीरियड बता दिया कि आपको इस अंगूठी को इस टाइम पीरियड में पहनना है और इस टाइम पीरियड के बीतने के बाद आपको उतार भी देना है। तो ये सब कुछ जब मैंने उनको पूरा का पूरा मैप बना कर दिया, पूरा का पूरा उनको लिखती में दिया, तब उनको पूरा विश्वास था कि जैसे जैसे मैंने उनको बताया है, अगर वो वैसे वैसे करते रहेंगे तो डेफिनेटली इस दलदल से, इस कर्जे से बाहर आराम से निकल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6-7 महीनों के अंदर अंदर मैंने उनके चेहरे पे वो स्माइल देखी जो शायद वो स्माइल भूल चुके थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप ये वीडियो, खासकर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें मालूम पड़े कि जब कभी भी आप कोई अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद सोच कर जाते हैं या आते हैं तो ऐसा ना करें। रादर एक एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ दें, एक ऐसे इंसान के ऊपर छोड़ दें जो आपसे ज़्यादा इस बारे में जानता है और हो सकता है कि वो आपको इस दलदल से ज़्यादा आसानी से निकाल दे। क्योंकि जब आप कोई अपना माइंड मेकअप करके जाते हैं तो सबसे पहला आपको झटका लगता है कि मैं तो ये सोच के आया था, आप तो ये कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं। उसी के साथ साथ जो रेमेडीज़ आपको सही तरीके से करनी चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं खिंचाव आता है और वैसा विश्वास नहीं बैठ पाता। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में बेहतरी ला सकें, सुधार ला सकें और अपने जीवन को नए सिरे से अच्छे से चला सकें। आप सबसे आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.